पब्लिक, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं हम टुडे गोल में। तो आज हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता कहाँ है और रेस्पिरेशन कहाँ होता है। फिर हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ठीक, रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे ब्रीदिंग। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बिल्कुल ही अलग चीज़ है, जिसको बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। फिर हम समझेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अगर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग है तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनके बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, पेड़ पौधे के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो किस प्रकार से हो पाता है उसको समझने वाले हैं। फिर हमारा इसमें का लास्ट टॉपिक बचने वाला है जो ह्यूमन रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इन फिशेस, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। इन तीनों टॉपिक को हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद वो टॉपिक अपने आप में ही बहुत लेंदी टॉपिक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन, तो उसको हम अलग से समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक रेस्पिरेशन। तो हम अपने टॉपिक पे आ गए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है मैं इसे बता देता हूँ पहले। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको सेल के अंदर ऑक्सीजन की सहायता से फूड मटेरियल को तोड़ा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन की सहायता से सेल्स के अंदर फूड मटेरियल को तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। क्या होता है, ऑक्सीजन की सहायता से जो हमारा फूड मटेरियल होता है उसको सेल्स के अंदर तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की सहायता से, ठीक, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो मैं डिफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूं। रेस्पिरेशन इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड देन ट्रैपिंग दैट एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। यानी जो फूड मटेरियल होता है, अब फूड मटेरियल का मतलब ये नहीं कि दाल चावल को लेकर गए सेल के अंदर में और उसके बाद से उसे ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फूड मटेरियल का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम भोजन लेते हैं, फूड मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, तो उसे डाइजेस्ट किया जाता है हमारे स्टमक के अंदर। डाइजेशन होने के बाद से जो एंड पॉइंट मटेरियल बचता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ब्लड की सहायता से जितने भी ग्लूकोज होते हैं हमारे सेल्स तक पहुंचे होते हैं। अब उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की सहायता से जब तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये समझ में आया। और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता कहाँ है, तो अभी पढ़े हैं विद इन द सेल। तो सेल के अंदर कहाँ होता है ये समझते हैं। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है सेल्स के अंदर दो जगह होता है, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और एक साइटोप्लाज्मा। तो सेल्स के अंदर दो जगह पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, एक हो गया साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये प्रोसेस सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस को सेलुलर प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या मैं लिखा हूँ, इट इज द सेलुलर प्रोसेस। पूरा समझ में आ गया आपको। इसको सेलुलर प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है, सेल्स के अंदर होता है, इसी कारण इसे क्या बोल देते हैं, सेलुलर प्रोसेस बोल देते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इसमें हम पढ़े हैं कि फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की सहायता से, फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये कैसे होता है पहले हम उसको समझते हैं। तो फूड मटेरियल मैं बोला हूँ डाइजेस्ट होने के बाद से क्या बचता है, अंतिम में ग्लूकोज बचता है। तो C6H12O6 ये हमारा मटेरियल है, फूड मटेरियल। इसको तोड़ा जाता है किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से। तो ग्लूकोज पहले से, ऑक्सीजन जब इसके पास जाता है तो ये जो ग्लूकोज है ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। किस में टूटता है, 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में प्लस 12H2 12 वाटर मॉलिक्यूल में प्लस एनर्जी विच इज 38 ATP। एनर्जी कितना बनता है, 38 ATP। ATP क्या होती है, जैसे
कुछ भी सामान खरीदने के लिए या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी बोला जाता है। समझ में आया? तो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से फूड मटेरियल को सेल्स के अंदर तोड़ा जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम समझते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? तो चलिए अब हम समझ लेते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। रेस्पिरेशन समझ में आ गया, अब हम समझते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ब्रीदिंग का सिर्फ इतना ही काम होता है कि हमारे इन्वायरमेंट से जो एयर है वो हमारे लंग्स तक जाए और हमारे लंग्स से एयर इन्वायरमेंट में आए। ब्रीदिंग का बस इतना ही रोल होता है, इन्वायरमेंट से एयर लंग्स और लंग्स से एयर इन्वायरमेंट। बस समझ में आ गया, यही होता है ब्रीदिंग। तो जब भी रेस्पिरेशन पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स यही बताते हैं कि एयर इन एयर आउट। दिस इज बिल्कुल गलत। ये जो आंसर है ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि रेस्पिरेशन ये प्रक्रिया होता है कि फूड मटेरियल को सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा। ब्रीदिंग होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स, यानी इन्वायरमेंट से एयर अंदर गया और लंग्स से एयर इन्वायरमेंट में गया, यानी गैसों का आदान प्रदान सिर्फ इन्वायरमेंट से और हमारे लंग्स से। बस इतना ही होता है क्या, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग दो तरीके से होता है, तो एक हो जाता है सांस छोड़ना, ठीक, एक होता है सांस लेना। एक हो गया सांस लेना और एक हो गया सांस छोड़ना। तो सांस लेने का जो प्रोसेस है, यानी ये जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेलेशन, और सांस छोड़ने का जो प्रक्रिया है इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सहेलेशन। ठीक, दो चीज हो गया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन प्रोसेस क्या होता है, एयर इन, इसमें हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, हवा को अंदर खींचते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेलेशन, जिसमें हम मेनली ऑक्सीजन को अपने यूज में लाते हैं। और एक्सहेलेशन के दौरान जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, जिसमें हमको पता है एयर आउट, हम क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ब्रीदिंग समझ में आया आपको, यानी सिर्फ इन्वायरमेंट से हवा को अंदर लिए और लंग्स के पास, लंग्स से हवा को बाहर छोड़े। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रीदिंग, जिसमें दो प्रोसेस आया था, एक था इनहेलेशन यानी सांस को अंदर लेना, और एक था एक्सहेलेशन, सांस को बाहर छोड़ना। अब ये काम सिर्फ फिजिकली हो रहा है, इसमें केमिकल्स का यूज नहीं हो रहा है, ना ही सेल्स में हो रहा है, ये काम फिजिकली हो रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया को फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, तो इट इज फिजिकल प्रोसेस। आपको पूरा समझ में आ गया, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग आपको समझ में आ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंसेस है। बाकी तो आपको पता चल गया, लेकिन हम लिख के एक बार देख लेते। तो आइए अब हम समझ लेते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है इन दोनों में। बाकी तो आप डिफिनीशन में समझाया तो समझ ही गए हैं, लेकिन लिखेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एयर को अंदर लेते हैं फेफड़े के अंदर और फेफड़े से बाहर छोड़ते हैं। उसी प्रकार से रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड यहाँ पे नहीं रहेगा, वैसे तो फूड मटेरियल जो कि क्या है, ग्लूकोज है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ब्रीदिंग क्या था, एयर को लंग्स में लाना और लंग्स से एयर को बाहर निकालना। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया। फिर इट टेक प्लेस इन लंग्स, यानी ब्रीदिंग कहां पर होता है, तो ब्रीदिंग होता है लंग्स के अंदर, और रेस्पिरेशन कहां होता है, बोलो कहां होता है, सेल्स के अंदर। कहां पे होता है, सेल्स के अंदर। तो इट टेक प्लेस इन द ऑल सेल्स, ये सभी सेल्स के अंदर होता है। फिर जो ब्रीदिंग प्रोसेस था ये हम पढ़े थे कि फिजिकल प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं यूज होते हैं, तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। और रेस्पिरेशन में हम देखे थे ग्लूकोज जो था C6H12O6, ये केमिकल फार्मूला है, ये केमिकल है, एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, केमिकल फार्मूला है। ग्लूकोज एक केमिकल है, तो इसमें केमिकल्स की बात हो रही है। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन
केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। फिर हम देखे थे क्या सांस अंदर लेने में और सांस बाहर छोड़ने में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वह एनर्जी किस रूप में होती है? एटीपी। किस फॉर्म में होती है? एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होता है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। और जब भी हमको एनर्जी की जरूरत होती है, जब भी हम कार्य करते हैं तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो एनर्जी किस रूप में रहता है? एटीपी। ये क्या है? करेंसी। जब भी आप काम करेंगे करेंसी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी हमारे को मिलते रहता है। तो ये हो गया ब्रीदिंग और ये हो गया रेस्पिरेशन, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रकार के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए हम समझते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में। तो अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो एक रेस्पिरेशन का टाइप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा टाइप होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता हो, ऑक्सीजन रिक्वायर होता हो, वैसे रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़ता हो, विदाउट ऑक्सीजन का हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया? तो सबसे पहले हम समझेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, फिर हम समझेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। तो चलिए हम समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसा कि आपको बताया, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की सहायता से, सबसे पहली बात तो रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं सेल्स के अंदर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मदद से सेल्स के अंदर तोड़ेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। दूसरी चीज, ये होता कहाँ पे है? एरोबिक रेस्पिरेशन सेल्स में होता है, लेकिन किस हिस्से में? तो साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों हिस्सों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और इसे ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाता है। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। पूरा ऑक्सीजन मिला, पूरा ब्रेकडाउन मतलब पूरा ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज का। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया ऑक्सीजन का। किस में? एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। साइटोप्लाज्मा में हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का। क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन मिला। साथ ही साथ अब ये ज्यादा टूटेगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो पूरा टूटा तो एनर्जी भी ज्यादा निकलेगा, तो मोर एनर्जी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। साथ ही साथ इसका जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो उसका एंड पॉइंट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो CO2 और वाटर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, और साथ साथ एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 एंड H2O, और एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो इसको हम लोग इंग्लिश मीनिंग में आप समझ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन O2 रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्मा में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन होता है क्योंकि ऑक्सीजन मिला। अब देखो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस। फिर इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक, अब समझते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इसमें जरूरत नहीं होती है, यानी ये रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन के होता है, तो ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। ये कहाँ पे होता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्मा के अंदर ही बस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखे थे साइटोप्लाज्मा विथ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, सिर्फ कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा में। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं हुआ तो क्या ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा? नहीं होगा। इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। समझ में आया? यानी ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूटेगा।
अब ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूटेगा तो एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगा, इसीलिए लेस एनर्जी प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज कम टूटा, क्यों कम टूटा? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला, और ग्लूकोज कम टूटा इसका मतलब एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगा। ठीक, उसके बाद से इसमें जो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उससे थोड़ा अलग होता है। एंड प्रोडक्ट आर इथेनॉल या लैक्टिक एसिड। इथेनॉल को लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। समझ में आया आपको? इसको आप इंग्लिश में देख लेते हैं। O2 नॉट रिक्वायर्ड, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कहाँ पे होता है? इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्मा ओनली, ये सिर्फ साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं जरूरत पड़ती है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पूरी बढ़िया से नहीं होगा, तो इसलिए इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पूरी तरीके से नहीं हुआ तो एनर्जी कम मिलेगी, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। ठीक, एंड प्रोडक्ट क्या हो गया? इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। समझ में आएगा? तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये कैसे ब्रेक डाउन होता है? तो इसका पाथवे है, पाथवे मतलब ये किस किस तरीके से होता है, तो उस पाथवे को हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, उसको हम समझ लेते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की सहायता से ये कौन सा रेस्पिरेशन है? तो जब भी जैसे जो धावक होते हैं, यानी जो दौड़ने वाले या जो एथलीट्स होते हैं, उनके साथ ये वाला रेस्पिरेशन होने लगता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे आप कभी रनिंग किए होंगे, जब आप रनिंग करते जाते हैं, लगातार रनिंग करते जाते हैं, आप अपनी क्षमता से ज़्यादा जब रनिंग करने लगते हैं तो आप देखते हैं आप हांफने लगते हैं। आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जितना आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है आपको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो पैर जो हमारे लेग्स होते हैं, लेग्स तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे स्टार्ट हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की सहायता से, क्योंकि एनर्जी हमको चाहिए, हम लगातार दौड़ रहे हैं, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब मिलेगा? जब ग्लूकोज टूटेगा। तो और आपको ऑक्सीजन तो पूरा प्रॉपर मिल नहीं रहा है, फिर भी हमको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ना एनर्जी के लिए। तो बिना ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो उस समय ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने लगता है बिना ऑक्सीजन के, और वहां पे लैक्टिक एसिड यानी एथनॉल प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से बाद में क्या होता है, हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, पैरों में बाद में दर्द होने लगता है, इसीलिए क्योंकि वहां पे कौन सा प्रोड्यूस हो जाता है, क्या प्रोड्यूस हो जाता है? लैक्टिक एसिड। समझ में आया एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? और ऐसे ही जितने भी एथलीट्स होते हैं जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली घटना घटती है। बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमारे साथ हो ही रहा है। तो हम समझ लेते हैं इसका पाथवे क्या होता है। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं कि ग्लूकोज को अलग अलग तरीकों से कैसे तोड़ता है हमारे शरीर के अंदर, यानी ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाता है। तो ये रहा ग्लूकोज हमारा C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ग्लूकोज जब टूटता है तो उस चीज को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज टूटा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमारे सेल्स के अंदर मैं बताया था कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटता है। साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज टूटता है, यहाँ पे दीजिए 6 कार्बन है। कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन जब टूट के 3 कार्बन में हो जाता है तो उस चीज को हम बोलते हैं पाइरुवेट। क्या बोलते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? पाइरुवेट। यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? पाइरुवेट बोलेंगे। उसके बाद से हम देखते हैं अब्सेंस। जब ऑक्सीजन अब्सेंस होता है तब क्या होता है? कम ऑक्सीजन होता है तब क्या होता है? और बढ़िया से ऑक्सीजन मिलता है तब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ये कार्य किसके अंदर किया जाता है? ईस्ट के अंदर। क्या बनाने के लिए? अल्कोहल, शराब। जो इथेनॉल होता है ना, यही होता है अल्कोहल, या जिसे हम शराब कहते हैं। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? ईस्ट के द्वारा, जहाँ पे ऑक्सीजन
बिना ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जिसके रिजल्ट से हमें क्या मिलता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोले, फर्मेंटेशन। ठीक है, इथेनॉल बनाने, सॉरी जो अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ईस्ट के द्वारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज मटेरियल को तोड़ा जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब हम समझेंगे कि ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन जब कम ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी में जब ग्लूकोज मटेरियल को तोड़ा जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये हमारा कहाँ होता है, इन द मस्कुलर सेल, यानी जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, जो मैं अभी दौड़ने वाला एग्जाम्पल बताया हूँ, रनिंग वाला। जब हम दौड़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज मटेरियल को तोड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, जो हमारे दर्द का कारण बन जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बोलो समझ में आया क्या। नेक्स्ट, अब क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है ATP की फॉर्म में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है तब ग्लूकोज टूटा है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी के फॉर्म में, जिसे एनर्जी को हम ATP के फॉर्म में बोलते हैं। ये कहाँ पे ये प्रोसेस होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इन ऑर्गेनिजम्स, सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ऑक्सीजन वो लेगा ही लेगा, और जब ऑक्सीजन लेगा तो ग्लूकोज मटेरियल को बढ़िया से तोड़ा जाता है और क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो ये था ग्लूकोज को तोड़ने का अलग अलग तरीका, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझेंगे पेड़ पौधों के अंदर, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर गैस का एक्सचेंजेस कैसे होता है। जैसे हमारे अंदर तो हम तो ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, आपको पता है। तो पेड़ों के साथ ये चीज़ कैसे हो पाती है, क्या उनके पास प्रॉपर नाक है क्या, जैसे हमारे पास नाक है, फेफड़ा है, जिसकी सहायता से हम लोग ब्रीदिंग कर पाते हैं, सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है, लेकिन पेड़ के पास ये सारा चीज़ कैसे होता है, हम चलिए समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, गैसों का एक्सचेंजेस कैसे होता है। नाउ तो गैसों का एक्सचेंजेस प्लांट्स में एक तो पत्ती के द्वारा होता है, और पत्ती तो अपना एक्सचेंजेस कर लेते हैं क्योंकि उसमें स्टोमेटा होता है, स्टोमेटल पोर्स होते हैं जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। लेकिन लिप्स में तो स्टोमाटा हो गया, उसमें कैसे होता है, जो तने होते हैं उनमें कैसे होता है, तो उनमें जो सेल्स होते हैं लेंटी सेल्स, इनकी सहायता से जो तने के अंदर गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। लिप्स के अंदर स्टोमाटा और स्टेम्स के अंदर किसके होता है, लेंटी सेल्स की वजह से गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा इज अ टाइनी पोर, ये पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये स्टोमाटा है, मैं छोटा सा पोर्स बना के दिखाया हूँ, वैसे आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, नेकेड आई से नहीं दिखेगा जब तक कि आप उसे माइक्रोस्कोप से न देखें। तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। इन्हीं पोर्स की सहायता से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। समझ में आया स्टोमाटा का होता है। स्टोमाटा इज ए टाइनी पोर, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी सहायता से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। समझ में आया। स्टेम्स के अंदर यही क्रिया किसकी वजह से हो पाती है, लेंटिकल्स की वजह से हो पाती है। अब जो गैसों का एक्सचेंजेस है प्लांट्स के अंदर, वो दो तरीके से होता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है रेस्पिरेशन। हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है,
ऐसे ही पेड़ पौधों के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों के अंदर, फोटोसिंथेसिस इन ह्यूमन नॉट ऑकर्स, यानी हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। पेड़ पौधों के अंदर दो तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है, पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, टू मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस एंड अनदर रेस्पिरेशन। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? अब समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। ठीक, और दिन के समय क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में स्टोमेटल पोर से क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया पत्ती के अंदर, और पत्ती से ऑक्सीजन बाहर निकला, और इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग अपने अंदर लेते हैं। और इंसानों में क्या होता है? एनिमल्स में क्या होता है कि जैसे हम लोग इंसान हैं, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और दिन में ऑक्सीजन की मात्रा जो रिलीजिंग पावर होती है, पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं। ऊपर का तीर का मतलब ज़्यादा रिलीज करते हैं। ठीक, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन बाहर रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ऑक्सीजन दिन में ज़्यादा रिलीज करता है। अब आते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। रेस्पिरेशन प्रोसेस जैसे इंसानों के अंदर होता है, वैसे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस पेड़ पौधों के अंदर होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन क्यों लेता है? क्योंकि इसे भी तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है। पेड़ को भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस ऑक्सीजन को ये क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यूज करता है, फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ C6H12O6, यानी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, इसको रिटर्न लेके ये क्या करता है? यूज इन फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले क्यों रहा था? पहले तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। फिर कौन सा प्रोसेस हुआ? फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, फिर ऑक्सीजन को देगा ज़्यादा मात्रा में। ये हो गया फोटोसिंथेसिस। समझ में आया आपको? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है, क्यों लेता है? ताकि उसको भी ब्रेक डाउन करना है, किसका? ग्लूकोज का। और उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को किस में यूज कर लेता है? फोटोसिंथेसिस में। तो इस समय अब देखिए, ये तो दिन की बात हो गई। दिन में क्या हुआ? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया। रात को क्या हो जाता है? नाइट के समय फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। सिर्फ कौन सी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में पेड़ पौधे भी क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो रात के समय फोटोसिंथेसिस पॉज का मतलब रुकना। अरे वीडियो चलता है तो दो ऐसे लाइन रहता है, तो ऐसे चलते रहता है, तो जब ये ट्राइंगल में बन जाता है, इसका मतलब पॉज हो गया। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है? रात में पॉज हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे भी सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दिन के समय क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो पेड़ पौधे होते हैं, ऑक्सीजन दिन के समय रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। यानी दिन के समय ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज किए, रात को तो फोटोसिंथेसिस बंद रहेगा। यानी रात को ऑक्सीजन क्या करेंगे? कम रिलीज करेंगे। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये हमारा दो हो गया प्रोसेस।
और इससे हमको ये पता चलता है कि पेड़ पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ये दोनों चीज समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। दिन के समय ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, रात के समय ऑक्सीजन पेड़ पौधे नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में, क्योंकि पेड़ पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होता है पेड़ पौधों से, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। रात के समय फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, तो पेड़ पौधे सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि रात को पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं देते हैं और पेड़ पौधे के पास आप जाएंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी मिलेगी और आप वहाँ पे बेहोश हो सकते हैं। बोलो समझ में आया क्या? ठीक, तो ये हो गया एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो आज का हमारा जो टुडे गोल था सब खत्म, जिसमें हम पढ़े हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, फिर हम समझे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फिर हम समझे हैं एक्सचेंजेस इन प्लांट्स, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। समझ में आ गया? तो आगे हम समझेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक,